तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। देखो, ये हमारे इस लेक्चर का इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। और फार इंटरेस्टिंग है हमारा कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ जो फिनोमिना है वो हम लोग समझेंगे जो बेस्ड हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है बच्चों। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब रात के समय अगर हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं, तो हमें जो स्टार्स वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, हाँ कि नहीं। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है, कैसे समझें। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है ना। ठीक है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो हमें इसलिए महसूस होती है कि जब लाइट स्टार से चलकर आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर से वो गुजरती है, पास होती है। अगर इन बिटवीन अगर हमारे पास कोई टर्बुलेंस आता है ठंडी हवा का, ठीक है ना, तो वहाँ पर उस जगह की ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव मीडियम ज़्यादा डेंसर हो जाता है और लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। उस केस में हमें वो स्टार्स कैसा नजर आता है, ट्विंकल करता हुआ नजर आता है, ठीक है। इस बात को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करके चलते हैं बच्चों कि हम लोग ग्राउंड के ऊपर हैं, ठीक है, और ये हमारी आंख हो गई, ठीक है। अब अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा स्टार है, ठीक है। इस स्टार से क्या आ रही है बच्चों, रेस चलकर आ रही है और हमें पहुंच रही है हमारे ह्यूमन आई तक, ठीक है ना। रेस फ्रॉम द स्टार्स, ठीक है ना। और ये स्टार्स हमारे लिए क्या हो गया, विजिबल हो गया, ठीक है ना। अब मान के चलते हैं कि यहां पर क्या चल रहा था, एक टर्बुलेंस था। क्या है ये, टर्बुलेंस है ऑफ कूल एयर, ठंडी हवा पास होने वाली है यहाँ से, ठीक है, बीच में आएगी, ठीक है। अब ये हम लोग फिर वहीं स्टार्स को देख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा स्टार हो गया बच्चों। अब ये टर्बुलेंस बीच में आ गया, ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये वाला जो मीडियम वो कैसे काम करेगा, ऐसे रेयरर मीडियम की तरह, यानी कि ये हवा, और ये टर्बुलेंस ऑफ एयर ट्रीट करेगा एज डेंसर मीडियम, ठीक है ना। ये टर्बुलेंस कैसे ट्रीट करेगा, ऐसे डेंसर मीडियम की तरह। अब देखो, अब लाइट यहां पर पहुंच रही है, ठीक है ना। अब यहां पर होगा क्या कि लाइट जब इस डेंसर मीडियम के रीजन के ऊपर आएगी तो अपने पास से वो क्या कर जाएगी, ऐसे डेविएट कर जाएगी, ठीक है ना। यानी कि लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ से लाइट हमारी क्या कर गई, डेविएट कर गई, ठीक है ना। तो अब हमें स्टार्स नज़र नहीं आएगा। फिर जैसे टर्बुलेंस चला गया फिर स्टार हम लोगों को फिर से नज़र आने लग गया, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स दिखा, नहीं दिखा, फिर से दिख गया। फंडा क्लियर हुआ, दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्योंकि लाइट हमारे तक पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है ना। वी कांट सी स्टार, ये नॉट एबल टू सी स्टार, स्टार्स को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। बात आप लोगों की समझ में आई, ठीक है।
इसी के साथ साथ हम लोगों को ये भी समझ में आता है कि जो स्टार्स होते हैं अपनी एक्चुअल हाइट से हमें ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है ना। जो हमें जो स्टार नज़र आते हैं वो अपनी एक्चुअल हाइट से ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है ना। स्टार्स अपीयर एट हायर हाइट, हायर इन द स्काई लिख लो, हायर इन द स्काई। आसमान में हमें स्टार्स हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों नज़र आते हैं, इसके पीछे का भी रीज़न है बच्चों। देखो ये वही फिर हमारा ग्राउंड, और ग्राउंड पे बैठ के हम लोग स्टार्स को देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा स्टार हो गया, ठीक है। अब होगा क्या है कि जो स्टार है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पास होकर आएगा, मतलब कि यहाँ से जो रेज आ रही है प्यारे बच्चों वो ऐसे जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब वो रे क्या करेंगी, क्या है ना, जब जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती जाएंगी तो ये हमारा एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर मैं लिख रहा हूँ, एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज मोर डेंसर देन एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब कि बहुत ऊपर की तरफ रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, नीचे की तरफ कैसे काम करेगा, से डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। तो लाइट क्या करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, जो उसका ओरिजिनल पाथ होगा उससे वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यानी कि अब उसका पाथ कैसा होगा, वो कुछ ऐसा हमें नहीं मिलेगा, ऐसे पहुंचेगी लाइट हमारे पास, ठीक है। ये बैंड नज़र आ रहा है हम लोगों को, जब इसको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे ना तो स्टार हम लोगों को कुछ ऊपर नज़र आता है, यानी कि ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है बच्चों, और ये उसकी अपरेंट पोजीशन होती है, ठीक है ना। ये इसका एक्चुअल पोजीशन और ये उसका अपरेंट पोजीशन, ये हमें नज़र आता है। यानी कि ये स्टार की क्या है, इमेज, ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये उसकी एज ए इमेज की तरह काम करती है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ स्टार मिलेगा नहीं, हमें तो यहाँ मिलेगा। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। यही एक रीज़न है कि जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हमें ऊपर की तरफ नज़र आते हैं, और इसके साथ साथ हमें वो ट्विंकल करते हुए भी नज़र आते हैं, ठीक है। जबकि जो प्लैनेट्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते। जो प्लैनेट्स होते हैं डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई जो प्लैनेट है वो कहाँ है, नियर द, यानी कि बहुत पास है, नियरर देन द स्टार्स, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है प्लैनेट्स हमारे, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, उनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल टेलीस्कोप का यूज़ करके हम लोग उनको देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टार के कंपैरिजन में वो बहुत पास है, ठीक है। दूसरा, उनका जो रिलेटिव साइज़ है वो बहुत बड़ा है, साइज इज़ बिगर, मतलब कि वैसे तो स्टार के कंपैरिजन में छोटा होता है, लेकिन पास होने की वजह से उनका साइज हमें बहुत बड़ा नज़र आता है। रिलेटिव साइज अपीयर देयर साइज इज अपीयर बिगर, ठीक है ना, पास होने की वजह से बड़े नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो लाइट क्या करती है कि हर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है, यानी कि उसके हर पार्ट से क्या आएंगी हमारे पास, रेज आएंगी। जैसे कि प्लेनेट है भाई, एक तो पास हो गया और दूसरा हम कह रहे हैं कि उसका साइज बड़ा हो गया, यहाँ से हम लोग बैठ के उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, ह्यूमन आई, ठीक है ना। अब क्या होगा कि लाइट यहाँ से भी पहुँचेगी, यहाँ से भी पहुँचेगी, हर पार्ट से पहुँचेगी लाइट,
ठीक है ना। हो सकता है किसी एक पार्ट की रिफ्लेक्ट करके, लेकिन बाकी पार्ट का जो लाइट है वो सारा का सारा कहाँ पहुंचेगा, ह्यूमन आई तक पहुंचेगा। यानी कि लाइट रेज, ये प्लेनेट है हमारा, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स, या पार्ट्स की जगह रीजन लिख लो, ऑल रीजन्स ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट के हर एक रीजन से लाइट चलकर आ रही थी, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हमें जो प्लेनेट है वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते, ठीक है, बात समझ में आई। एक और फिनोमिना है हम लोग को, जो डेली हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोगों को इसका पता नहीं है कि जो सनसेट या सनराइज है ना, वो हमेशा 2 मिनट पहले हो जाता है। सॉरी, जैसे सनराइज होने वाला है तो सनराइज से 2 मिनट पहले हमें सन नजर आ जाएगा, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हम लोगों को सन नजर आता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इन दोनों की वजह भी क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्शन है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि अज्यूम करके चलते हैं प्यारे बच्चों कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, पूरा सेक्शन नहीं दिखा रहा, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये इसका एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। यह अर्थ एटमॉस्फेयर। अब होगा क्या कि जो सन है नियर द हॉरिजन होगा, यानी कि ये जो सरफेस होती है इसके आसपास की जो लाइन है बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन, ठीक है। सन यहाँ पर है, ठीक है, सन नियर द हॉरिजॉन, सन नियर द हॉरिजॉन है, तो होगा क्या कि यहाँ से रेस चलेंगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ऐसे चल रही है, ठीक है ना। अब लाइट क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम के अंदर, तो ऐसे घूमती जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है तो लाइट बैंड होगी अंदर की तरफ ऐसे, तो लाइट ऐसे बैंड करते 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 हमारी आंखों तक पहुंचती है। मान लो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है सन डायरेक्टली, लेकिन यहाँ से बैठ के हम लोग देख रहे हैं तो हमें सन की इमेज नजर आ रही है, यहाँ पर सन हम लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि ये सन अपीयर टू राइज, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह है, ये उसकी एज ए इमेज की तरह। इमेज भी बच्चों कैसी, वर्चुअल, रियल नहीं है ये, ठीक है ना। तो सनसेट से पहले हम लोगों को सन नजर आ गया, सेम जब सनसेट होगा तो यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन हमें उसकी इमेज ऊपर नजर आती है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई आप लोगों को कि सनसेट होने के बाद भी हमें सन नजर आता है, और सनराइज होने से पहले भी हम लोगों को सन नजर आता है। तो ऐसा पता चलता है कि जो सनराइज है 2 मिनट पहले हो जाता है, बिफोर द एक्चुअल सनराइज, और सनसेट 2 मिनट डिलेड हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 2 मिनट डिले क्यों हो गया, क्योंकि हमें यहां आने के बाद सन फिर नजर आएगा। तो ओवरऑल डे है, डे टाइम 4 मिनट से बढ़ गया, 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को। ओवरऑल टाइम, ओवरऑल डे टाइम इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स, 4 मिनट से हमारा क्या हो गया, दिन बढ़ गया, ठीक है भाई। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, ये कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो बेस्ड थे हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हमें आसमान नीला नजर क्यों आता है, बादल सफेद नजर क्यों आते हैं, ठीक है ना। इनके पीछे का रीजन हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। जब सनसेट का होता है या राइज का टाइम होता है
तो उस टाइम पे हमें जो सन है वो रेड कलर का नज़र क्यों आता है, उसके पीछे का रीज़न है स्कैटरिंग। क्या है? स्कैटरिंग। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पहले लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। स्कैटरिंग के अंदर क्या है कि लाइट को पहले मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व करेगा, देन उसको क्या करेगा, री एमिट करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके इस लेवल के ऊपर मॉलिक्यूल ऑफ एयर फर्स्ट absorb the light and then re-emit it, यानी कि उसको फिर से क्या कर देगा, री-एमिट करेगा। जब वो री-एमिट करेगा ना तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। द मॉलिक्यूल री-एमिट्स द लाइट इन एनी डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी ज़रूरी नहीं कि उसी डायरेक्शन में करे, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर लाइट को क्या कर देगा, री एमिट कर देगा। ठीक है ना, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि जो ऑब्जॉर्व करने वाला और री एमिट करने वाला फिनोमिना उस लाइट के साथ ज़्यादा होगा या उस कलर के साथ ज़्यादा होगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है ना, इस ओवरऑल फिनोमिना को क्या बोला हम लोगों ने, स्कैटरिंग बोला। अब वो फिनोमिना चलो इसको हम थोड़ा सा लेट लिख लेंगे। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और लिख लो, ठीक है, फिर कंबाइन हम लोग बोल देंगे कि भाई जो लाइट को ऑब्जॉर्व करके रीएमिट करने वाला जो फिनोमेना है ना, ठीक है ना, वो ज़्यादा होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है ना, जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। यानी कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट कम है तो स्कैटरिंग बच्चों ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ किसकी कम है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है तो स्कैटरिंग उसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूं वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर किसी की ज़्यादा है तो स्कैटरिंग उसका क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर मैं रेड कलर की बात करता हूं तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा बच्चों, कम होगी। ठीक है, यहाँ लिख लो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। और एक रिलेशन दिया था रिलेशन ने करके कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लैम्डा की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कहीं पूछ ले तो। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की 4th पावर के। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। ठीक है ना, कैसे होगा कि मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल था, यहाँ से रे चल कर आ रही है, ठीक है ना, रेज कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है ना, इसको क्या करा, लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्व द लाइट। ठीक है ना, अब इसको रीएमिट करेगा, रीएमिट करेगा तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर कर सकता है, इस डायरेक्शन में कर सकता है, इस डायरेक्शन में कर सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। ठीक है ना, एमिट द
light या re-emit the light in random direction। ठीक है ना भाई, यही है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, एमिट ऑब्जर्व करके लाइट को री एमिट करना, इसी को हमने बोला स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है अगर किसी का वेवलेंथ कम होता है तो। ठीक है ना, मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करेगा जिसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है ना, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑब्जर्व द लाइट whose wavelength is small। ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मॉलिक्यूल जो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है उसकी लेस होगी अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। सीधा सीधा याद में रखना, मॉलिक्यूल लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना, अगर उसकी वेवलेंथ कम है। मॉलिक्यूल लाइट को कम ऑब्जर्व करेगा अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब आप देखो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। वाई स्काई इज ब्लू। आप प्यारे बच्चों आप ध्यान दो कि जो सन से रेज चल कर आ रही है उसके अंदर सारे कलर अवेलेबल हैं। ठीक है, वॉयलेट भी है, VIBGYO, और ये सारे के सारे कलर हैं। ठीक है ना, वाइट लाइट, कमिंग फ्रॉम सन, सन से चलकर आ रही है। ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ कैसी है, लीस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, मोस्ट स्कैटर्ड, यानी कि स्कैटर ज़्यादा होगी, लीस्ट स्कैटर, यानी कि मॉलिक्यूल जो एयर के मॉलिक्यूल है इस लाइट को तो ऑब्जर्व सबसे कम करेंगे, इसको सबसे ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। तो अब एटमॉस्फेयर से होगा क्या कि जब ये सारी की सारी लाइट एटमॉस्फेयर से गुजरेंगी ना तो ये वाला जो सेक्शन है ये तो पास हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन है इसको लाइट क्या कर लेगी, जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर लेंगे, लाइट को अब्जॉर्ब कर लेंगे। ये तो चला गया लाइट, ये तो लाइट क्या करेगी, चलेगी, हमारे यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है ना, जो वॉयलेट इंडिगो कलर है वो तो एटमॉस्फेयर में बहुत पहले ही है ना स्कैटर हो चुके होते हैं। ब्लू एटमॉस्फेयर में हमारा जो नीचे वाला एटमॉस्फेयर है वहाँ तक पहुँचता है। अब इसको भी मॉलिक्यूल रोक लेते हैं और उसको फिर अलग से क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। ठीक है ना, ब्लू कलर of white light is absorbed and then re-emit by the molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, री एमिट करते हैं। ठीक है भाई, बात आप लोगों को समझ में आई। ब्लू कलर की लाइट है, इंडिगो कलर की लाइट है या वॉयलेट कलर की लाइट है, VIB, यानी कि ये वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर लाइट को वाइट लाइट ऑफ वाइट लाइट इज ऑब्जर्व एंड देन री एमिट बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये कलर हमें अलग से पहुंचते हुए नजर आता है। जब आसमान की तरफ देखते हैं ना तो बाकी कलर तो आ चुके होते हैं, पीछे से कौन चल के आ रहा होता है, ब्लू कलर चल के आ रहा होता है। तो अब हमें आसमान कैसा नजर आता है, ब्लू कलर का नजर आता है भाई। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। जब व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर से पास होती है, बहुत सिंपल से शब्दों में आप समझो, जब व्हाइट लाइट हमारी एटमॉस्फेयर से पास होती है बच्चों तो वहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू, वॉयलेट और या इंडिगो कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। अगर वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, यानी कि एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल इन तीनों कलर को सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं। इसको ऑब्जॉर्व सबसे ज़्यादा करेंगे, फिर कम, सबसे कम, ऐसे होगा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये ऑब्जॉर्व करने का। टू ऑब्जॉर्व,
ठीक है ना। तो ये पहले ही हो चुके थे ऑब्जर्व, लेकिन जो ब्लू कलर होता है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे वाली जो लेयर होती है, ठीक है ना, उसके अंदर ये ऑब्जर्व होता है और देन ये रीएमिट होता है। जब रीएमिट होता है तो हमारे पास अलग से पहुंचता हुआ नजर आता है। इस वजह से हमें जो स्काई है वो कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है बच्चों। स्काई कैसा नजर आता है, ब्लू कलर का नजर आता है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। ऐसा सेम फिनोमिना तब होता है जब हमें सनसेट या सनराइज के टाइम, जब सन हमें बिल्कुल रेड हॉट नजर आता है, ठीक है ना। सन अपीयर्स रेड हॉट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, अब होगा क्या कि मान के चलते हैं कि ये हमारा अर्थ है और ये बच्चों उसका एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, ये हमारा अर्थ हो गया और ये हो गया उसका अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, फंडा क्लियर है। अब सन फिर से नियर द हॉरिजन है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजन हो गया। सन, ये मान लेते हैं सन यहां पर, अब सन नियर द हॉरिजन, सन हमारा बिल्कुल हॉरिजन के बिल्कुल पास है। अब होगा क्या कि सन से रेज आ रही है, सन से क्या आ रही है बच्चों, रेज आ रही है। ठीक है, ऐसे रे चल रही है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास वाइट लाइट है बच्चों। अब वाइट लाइट जैसे एंटर करेगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में सबसे लंबा पाथ लेना पड़ेगा उसको। पाथ कैसा लेना पड़ेगा, लंबा पाथ है, ठीक है। लाइट टेक्स लॉन्ग पाथ टू रीच द आई, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने आंख बना दी, ठीक है ना भाई, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको एक लंबा पाथ लेना पड़ रहा है ऐसे। ठीक है भाई, ठीक है, लॉन्ग पाथ। उसमें होगा क्या कि ये सारे के सारे कलर है ना स्कैटर हो जाते हैं। कौन कौन से, वॉयलेट वाला भी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है ना। तो इनमें से सिर्फ दो ही कलर पहुंच पाते हैं, तो ऑरेंज पहुंचेगा या रेड, ठीक है ना। तो सुबह के टाइम आपको ये तो रेड हॉट नजर आता है, उसके अंदर या तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर होता है या बिल्कुल रेड कलर होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द कलर यहाँ पे स्कैटर हो चुके होते हैं। मैं लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द कलर स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एंड यहां लिख रहा हूं, एंड रेड कलर, नीचे लिख देता हूं यहां, रेड कलर रीचेस टू आई। आंख तक हमारे पास कौन सा कलर पहुंचता है, अब हमें सिर्फ रेड कलर हमारे तक पहुंचता हुआ नजर आता है। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ। जब दोपहर हो जाती है तो सन हमें यहाँ नजर आएगा, ऊपर की तरफ, मान लेते यहाँ नजर आ रहा है सन अबव, या हम कहें ओवरहेड। तो यहां से रेज अब ऐसे चल के आएंगी, तो अब ये छोटा रास्ता है, सनलाइट टेक शॉर्ट पाथ, ठीक है। शॉर्ट पाथ ले रही है तो कोई भी लाइट ज़्यादा स्कैटर नहीं होती, तो दोपहर के टाइम हमें जो आसमान है वो बिल्कुल वाइट नज़र आता है, वहाँ पर कोई ब्लू कलर नज़र नहीं आता, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट।
यानी कि क्लाउड हमें वाइट कलर के नज़र क्यों आते हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, अब क्लाउड की जब बात करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये सारा का सारा क्या होता है, वाटर होता है एक तरह का। क्या होता है बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये हमारा क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है ना। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं कि हर कलर को इक्वली स्कैटर करती हैं, क्योंकि इनका जो साइज है वो बड़ा हो गया, साइज ऑफ वाटर droplets is larger than the air molecule। ठीक है ना, therefore लिख रहा हूं, therefore they scatter the light equally, यानी कि हर कलर को वो इक्वली स्कैटर करेंगे। जो वाइट कलर नज़र आता है ना क्लाउड का, उसके पीछे का रीज़न समझा रहा हूँ कि जो क्लाउड जब हम लोग देखते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की बूंदें होती हैं। ठीक है ना, वेपराइज फॉर्म के अंदर वो ऊपर इकट्ठी हो रही होती हैं। अब क्या होता है कि जो वाटर का ड्रॉपलेट्स होता है उसका साइज एयर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि हर लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा इक्वली, सारी लाइट को बराबर लेगा। ठीक है ना। अब इसके पास कौन कौन सी लाइट पहुंची, इसके अंदर वाइट लाइट पहुंची, वाइट लाइट के अंदर सारा लाइट था। ठीक है ना। अब इसने क्या करा क्लाउड ने, मैं नीचे दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे बच्चों, ऐसे समझो। ठीक है, हर लाइट को इसने क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। स्कैटर करा तो इसने मान लो रेड कलर को स्कैटर करा, इसने ग्रीन को कर दिया, इसने वॉयलेट को कर दिया, इसने इंडिगो को कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करते करते सारे कलर हम तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, पहुंचते पहुंचते ये लास्ट में कौन सा कलर बन गया, अगेन वाइट कलर बन गया। और वाइट कलर अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो हमें क्लाउड्स कैसे नजर आएंगे, वाइट रे reaches to our eye, clouds appear white। ठीक है ना, ये सारे के सारे कलर, आर जी ऑरेंज भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ब्लू भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कौन सा बच गया, येलो बच गया, ये येलो यहाँ से आ गया। ठीक है ना भाई, ये सारे कलर यहाँ पहुँचते पहुँचते ये कैसा बन गया, वाइट कलर बन गया। फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर ये वाइट तो ठीक था, कभी कभी वो ब्लैक भी नज़र आते हैं। तो क्या होता है कि एक क्लाउड के ऊपर है ना एक दूसरा क्लाउड आ जाता है, तो इसकी शेडो बनती है, परछाई इसके ऊपर। तो शेडो कैसी बनती है, डार्किश कलर की होती है। तो ये क्लाउड कैसा नज़र आएगा, अपीयर ब्लैक ड्यू टू द शेडो ऑफ अबव क्लाउड। जो ऊपर वाला क्लाउड है उसकी वजह से नीचे वाले पे शेडो बन जाती है, इस वजह से वो कैसा नजर आता है बच्चों, हमें डार्क कलर का नजर आता है। यही एक वजह है कि जब आप डेंजर सिग्नल देखते हो वो रेड कलर के बने होते हैं। डेंजर जो सिग्नल होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। जो रेड कलर होता है वो क्या होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, बिखरता नहीं है। ठीक है ना, तो इजीली यानी कि दूर तक जाता है। ठीक है ना, ट्रेवल द ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, क्योंकि एयर की जो मॉलिक्यूल है वो उसको स्कैटर कर ही नहीं पाते। तो जब फॉग होती है, धुंध होती है, तो आप देखेंगे कि हम लोगों को सिर्फ रेड कलर ही नज़र आता है गाड़ी का, गाड़ी हमें नज़र नहीं आती। उस रेड कलर से हम लोग पहचान पाते हैं कि सामने कोई गाड़ी है, क्योंकि उसमें रेड कलर ही होता है जो स्कैटर नहीं होता। आप लोग देखेंगे अगर रात के टाइम पे अगर आपने एरोप्लेन उड़ रहा है आसमान के अंदर तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी रेड कलर की जो लाइट है वो ब्लिंक करते हुए नजर आती है। आप किसी भी मोबाइल टावर की तरफ देखना, उसके ऊपर एक रेड कलर का जो बल्ब है वो हमेशा लगा रहता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ आसपास टावर है। तो रात के टाइम अगर कोई हेलीकॉप्टर है या कोई
प्लेन वगैरह ऊपर से जा भी रहे हैं तो उसको पता लग पाए कि यहीं आसपास हमारे क्या है, कोई टावर है, उससे हमें बचना है, क्योंकि वो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर होता है। ठीक है, हमारे जितने भी रेड लाइट सिग्नल्स होते हैं उसमें भी रेड कलर का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, एज ए डेंजर की तरह साइन देने के लिए कि आगे खतरा है। ठीक है भाई, आप कीजिएगा, कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमसे पूछेगा। आप लोगों ने अपनी तरफ से एक इफेक्ट पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट का जो टॉपिक है आप लोग मुझे पढ़कर बताएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाएंगे टिंडल इफेक्ट के ऊपर, एक A4 शीट के ऊपर। ठीक है, या आपके पास कोई भी एक पेज है, ब्लैंक पेज, आप उसको लीजिएगा, उसके ऊपर आप टिंडल इफेक्ट को एज ए टॉपिक की तरह उस पर डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके पीछे का रीज़न लिखेंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जब आप लोग नहाते हैं सर्दियों में, डेली नहाते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो मैं सर्दियों की बात करता हूँ, तो जो बाथरूम में नहाते हैं तो हल्का सा फोगी एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है ना, और उस फोगी एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ना, हम लोगों को अगर धूप निकल आती है तो वो जो सन से जो रेज आती है ना, उसमें हमें वो दिखती है कि रेज ऐसे चल कर आ रही है। ठीक है ना, तो उसका पाथ हमें विजिबल होता है, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अगर लाइट का पाथ अगर हमें विजिबल हो जाए, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट को मुझे पढ़कर, लिखकर, एक्सप्लेन करके देना है, ये आप लोगों का होमवर्क है भाई। ठीक है, कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।